हेलो गाइज, आ गए हैं हम क्विक रिवीजन यूपीपीसीएस 23 के लिए। पहला क्लास डला था आधुनिक भारत का क्विक रिवीजन। एग्जाम पास में है तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग को क्विक रिवीजन करा दिया जाए, ताकि वही बात कराया जाएगा आपके साथ और वही पढ़ाया जाएगा जो आने वाला एग्जाम में प्रश्न पत्र में छप जाएगा। ये जो आते हैं पैटर्न है उसी पे आधारित किया जा रहा है क्विक रिवीजन। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, टाइम कम है, जानते हैं टाइम 14 बजे पास में है, तो आप लोग भी मन ला के पढ़िए। और क्वेश्चन, मेरा एक राय है जरूर आप लोग के लिए कि क्वेश्चन बैंक अपने सामने रखिए, उसको पलट के देखते रहिए कि प्रश्न की प्रकृति कैसी है। आज हम प्राचीन भारत के क्विक रिवीजन कराएंगे हम लोग। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, पहले आते हैं क्लास पे सीधे हम लोग। पहला, जिससे अभिलेख से सवाल पूछते हैं, स्रोत जो होता है प्राचीन भारत के, उससे सवाल एक डिफिट आते हैं अभिलेखों के माध्यम से। देखिए कैसे अब इसमें, जैसे देगा हाथी गुफा अभिलेख, किस शासक क्या नाम क्या है। हो सके ये मैटर ना दें, मैटर इसलिए मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनके विषय के बारे में, उस अभिलेख के विषय के बारे में कुछ पूछ देते हैं, कुछ नॉलेजेबल बातें होती हैं। जैसे देखिए, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का था, तो खारवेल का था। और पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख इसी अभिलेख में किया गया था, हाथी गुफा अभिलेख में। भारतवर्ष का उल्लेख किया गया था प्रथम बार। और ये खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, बहुत ही फेमस अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख एक बार नहीं अनेकों बार पूछा है। सो गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, किसका है, रुद्रदामन का है, रुद्रदामन का है। और इसमें क्या है, इसमें रुद्रदामन के विजय, उनके व्यक्तित्व कृतित्व का मतलब जो भी वर्णन है, जो भी काम किए, अच्छे काम किए, उनका विवरण किया गया है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है किसका है, ये कितना नहीं अनेकों बार पूछा है। ये संस्कृत जूनागढ़ अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत, ये भी पूछा है कौन सा अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वह जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख। और इसी में यहीं पे जूनागढ़ में ही गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था, तो इस अभिलेख में जिक्र किया गया है किसका, एक तो अशोक जिसने बनवाया था, नहीं उसके पहले चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त, इतने लोगों का जिक्र किया गया है कि इन्होंने बनवाया, चंद्रगुप्त ने बनवाया, और बाकी तीनों ने क्या किया, इस झील का जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील के बारे में पूछेगा किस अभिलेख में उल्लेखित है, तो जूनागढ़ अभिलेख। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, एक साथ 3 प्रश्न बता दिया मैंने आपको। अब है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री, ये सातवाहन वंश के हैं, गौतमी बलश्री। पूछा गया है कि नासिक अभिलेख किसका है, इसमें क्या है, तो जान ले, इसमें सातवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन है और गौतमी पुत्र सतकर्णी से संबंधित वर्णन है। चलिए अब अगला देखिए अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। एक बार नहीं अनेकों बार प्रयाग स्तंभ अभिलेख, इसमें किसका है, समुद्रगुप्त का। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी बोलते हैं, प्रयाग स्तंभ अभिलेख बोलते हैं। और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है, समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। जितने विजय किए हैं, 5 में विजय, वो पूरा वर्णन किया गया है इस प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। एहोल अभिलेख, ये भी कितने बार पूछा गया है। एहोल अभिलेख, रवि कीर्ति, ये हरिसेन है, इसके राइटर हरिसेन, इसके रवि कीर्ति हैं, रवि कीर्ति, ये भी पूछा गया है। पुलकेशन द्वितीय, हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय में जब युद्ध होता है चालुक्य वंशीय, तो एहोल अभिलेख में इसका जिक्र भी मिलता है। हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय युद्ध का विवरण मिलता है। ये पूछा गया प्रश्न अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार। भीतरी स्तंभ अभिलेख, बताइए भीतरी स्तंभ अभिलेख, एक नहीं अनेकों बार। स्कंदगुप्त का, हुनों के आक्रमण की चर्चा कि किस गुप्त शासक ने हुनों को हराया था, तो स्कंदगुप्त में भीतरी स्तंभ अभिलेख में
तो लिखिए जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का, बर्मन नहीं धर्मन का, यशो बर्मन का धर्मन का अभिलेख है। सैनिक उपलब्धि ये देता है, मैच करने को कभी कभी देता है। तो मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का, ये महत्वपूर्ण अभिलेख थे जिससे प्रश्न बनते हैं। इसीलिए इसके आगे पीछे जो बातें थी मैंने बताया हमने, इसलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रट लीजिए, एकदम छपेगा प्रश्न इससे। अभिलेख से प्रश्न आएगा तो इसी से आएगा। चलिए अगला, प्रमुख रचनाएं पूछता है। पता है ना कि प्राचीन भारत की प्रमुख रचनाओं के बारे में पूछता है। जैसे अब देखिए कौन कौन रचनाएं जो इंपॉर्टेंट रचनाएं हम लेके आए हैं प्राचीन भारत की। जैसे अष्टधाई, रचना का नाम अष्टधाई, अष्टाध्यायी बोलते हैं इसको। पाणिनि का है, पाणिनि धानी वाली न, नाक से जो नाक बोलती है, पाणिनि का है, व्याकरण ग्रंथ है। पूछता है अष्टधाई पाणिनि। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है, विशाख दत्त का है ये मुद्रा राक्षस। और मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी, और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी जानकारी मिलती है। महाभाष्य, महाभाष्य अष्टधाई के पट्टिका लिखा गया। और ये पतंजलि, कौन लिखे? पतंजलि। शुंग वंश जो है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे पतंजलि, उन्होंने लिखा महाभाष्य अष्टधाई पट्टिका। ये पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी मिलती है। और शुंग वंश के संस्थापक भी पुष्यमित्र शुंग थे। कथा सरिता सागर, कथा सरित सागर बोलते हैं। और ये सोमदेव, कौन है? सोमदेव। ये इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। स्रोत के रूप में देखा जाए, मौर्यकालीन स्रोत जब पढ़ाया था मैंने तो बताया था कि मौर्य काल के स्रोत के रूप में भी इन लोगों का जिक्र करते हैं हम। बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का, किसका? क्षेमेंद्र का। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र का, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र बताइए, कौटिल्य चाणक्य का अर्थशास्त्र विषय पूछा एक बार, कौन सा विषय है? तो राजनीति का विषय है ये। अर्थशास्त्र कहने का तात्पर्य यह नहीं हुआ कि इकोनॉमिक्स, राजनीति का विषय इसमें लिखा गया है। इसमें ये 15 भागों ने, 15 भागों में बटा है। 180 प्रकरण है, ये 15 अधिकरण 180 प्रकरण है। 6000 श्लोक था इसमें। और 1909 में समाज शास्त्री द्वारा पहली बार प्रकाशित किया गया। समाज शास्त्री पूछा गया प्रश्न है, समाज शास्त्री द्वारा प्रकाशित किया गया 1909 में। और मौर्य काल में प्रकाश पड़ता है। पूरा मौर्यकालीन विवरण समाज के बारे में, प्रशासन के बारे में पूरा विवरण दे दिया। इसी में सप्तभांग सिद्धांत, राजा के कौन सहयोगी होंगे, दास प्रथा, सबका जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, पूछा है कितना अधिकरण, कितना प्रकरण, कौन पहली बार प्रकाशित किया, कितना श्लोक। नीतिसार, नीतिसार कामंडक का, कौन? नीतिसार कामंडक का। गुप्तकालीन राजतंत्र पर कुछ प्रकाश पड़ता है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का यह नाटक है शुंग वंश के बारे में। अग्निमित्र जो राजा था और मालविका जो उसकी थी, उसकी प्रेम कथा इसमें है। तो कालिदास इसलिए शुंग वंश का है, अग्निमित्र शुंग वंश का ही था। मृच्छकटिकम कितना बार पूछा है ये। शूद्रक का, मृच्छकटिकम शूद्रक का। गुप्तकालीन समाज का वर्णन मिलता है। हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट, हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इसमें हर्षचरित में। और रामचरित्र, रामचरित्र संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी रामचरित, ये बंगाल के शासक थे रामपाल, उनकी जीवन कथा। बंगाल वंश में पाल वंश था, संस्थापक था गोपाल, उसी में आए धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। फिर आए देवपाल, फिर इसमें रामपाल एक हुए, उन्हीं के बारे में जानकारी मिलता है इनमें। पृथ्वीराज राजसो, पृथ्वीराज राजसो, चंद्रबदाई, कौन? चंद्रबदाई। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
राजतरंगिणी कलहन, राजतरंगिणी कलहन। कहा कश्मीर के राजवंशों इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, राजतरंगिणी कलहन के बारे में। कलहन, इसके बाद कलहन के बाद जय सिंह इसको लिखेंगे। ये रहे कुछ भारतीय विद्वान। अब कुछ स्रोत में यूनानी विद्वान भी आते हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। खुद देखिएगा प्रश्न पत्र उठा के आप। जैसे यूनानी और रोम लेखक, यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस का नाम आता है, टेसियस। और हेरोडोटस कौन नहीं जानता है, इतिहास का पिता कहते हैं इसे। हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का पिता। जैसे देखिए हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है। और इनकी रचना क्या थी, हिस्टोरिका। क्या थी, हिस्टोरिका। क्योंकि कलर चेंज कर लेते हैं, रेड रेड हो जाएगा तो कहेंगे सर रेड रेड कर दिए हैं आप। और इसमें भारत फ्रांस संबंधों का वर्णन मिलता है। तो टेसियस की जो चर्चा मैंने किया है वो कौन था, तो ईरान का राजवैद था। और टेसियस ने अधिकांशतः कल्पित कहानियां पूर्णतः अविश्वसनीय है। बताइए प्रश्न पूछता है कि नहीं हेरोडोटस, लगातार पूछा है और पूछने की संभावना भी है। अब सिकंदर के साथ कुछ आए यूनानी विद्वान। तो कौन कौन, सिकंदर का मन किया था ना बेबीलोन में, जिसकी मृत्यु हो गई थी 323 ईस्वी में। 326 से कहीं 25 मिलता है, 326 कहीं 325 मिलता है। उसकी बात मैं कर रहा हूं, सिकंदर का प्रथम आक्रमण करने वाला हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूं, जब इसकी मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है, उसी सिकंदर की मैं बात कर रहा हूं मैं। सिकंदर के साथ आने वाले थे नियार्कस। पूछा गया प्रश्न है कौन कौन आया था उनके साथ। आनोसिर्किस्टस और एरिस्टोबुलस था, आनोसिर्किस्टस था और नियार्कस था। ये पूछा गया प्रश्न है। सिकंदर के पश्चात लेखों में 3 राजदूत थे। उनके 3 राजदूत में आए, कहां से, यूनान से आए थे ना, मेगास्थनीज, डायमिकस और डायनोसियस। याद है कि भूल गए। मेगास्थनीज जो था इंडिका नामक किताब लिखा। क्या लिखा, इंडिका नामक किताब, जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। पूछा गया है कि मेगास्थनीज से किताब का नाम क्या है, इंडिका, जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। उसने मौर्य प्रशासन की जिक्र किया है कि 30 मेंबर होते थे, 6 गुना 5, हर मेंबर 6 कमेटी में 5 कमेटी 6 मेंबर। पूरा पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किया है इसने, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है इसने इंडिका में। बातें याद नहीं करेंगे, बल्कि यहां पे इंडिका में ही उसने मौर्य समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमिकस, अभी मैंने क्या डायमिकस का, यह सीरियाई नरेश एंटियोकस का राजदूत था। किसका, एंटियोकस का राजदूत था सीरियाई नरेश। और बिंदुसार के राजदरबार में आया था, बिंदुसार के राजदरबार में आया था। ये पूछा जाता है कि डायमिकस किसके दरबार में आया था, तो कहां का नरेश था, सीरियाई नरेश एंटियोकस का था और बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायनोसियस भी पूछा जाता है। डायनोसियस ये मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस के यहां से आया था भारत में राजदूत बन के। और बिंदुसार और अन्य स्रोत में कहीं अशोक भी पढ़ने को मिलता है, बिंदुसार के दरबार में ही आया था। प्लिनी भी था। प्लिनी से प्रश्न बनता है, इसने किताब क्या लिखा, नेचुरल हिस्ट्री। पहली सदी में लिखा इसने नेचुरल हिस्ट्री। और इसमें भारत के पशु पौधे खनिज पूरी ज्योग्राफी की वर्णन किया है। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, और इतिहास, हिस्ट्री मतलब यहाँ के इतिहास, उसका भारत के इतिहास का वर्णन किया है, जिसमें भारत के पशु पौधे खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। ये नहीं पूछता है नेचुरल हिस्ट्री किसकी पुस्तक है। टॉलेमी की पुस्तक का नाम क्या था, ज्योग्राफी। क्या नाम था, ज्योग्राफी। और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक थी। एक पुस्तक है पेपिलस ऑफ द सी, एथियन सी, महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के भूगोल और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। पूछा जाता है कि किस पुस्तक में भारत के भूगोल और वस्तुओं की, व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है, तो वह है अज्ञात लेखक थे कोई, पेपिलस ऑफ द एथियन सी। एक बार नहीं अनेकों बार पूछा है, इसलिए वीडियो को पॉज करके बार बार स्क्रीनशॉट लेके रट लीजिए, प्रश्न आने ही आने हैं। अब चीनी यात्री वो भी आए, तो वो भी किताब कुछ लिखे, जानकारी मिली। जैसे देखिए
प्राचीन इतिहास में चीनी यात्रियों के वृत्तांत मिलते हैं, ये कहानी है, भारत में आए थे त्रिशंक के। कौन कौन आए इसमें? तो फाहियान। कौन? फाहियान आए थे। कब आए थे? 5वीं सदी में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिनको कहा जाता है विक्रमादित्य कहा जाता है। पिछले बार प्रश्न आया था कि किसने शक विजय के उपलक्ष्य में सिक्के चलाए थे और कितने ग्रेन के थे, ये पूछा गया। 22 का प्रश्न है। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और इन्हें भारत की समाज संस्कृति के बारे में लिख डाला। पूछा जाता है किसके दरबार में? वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था और इसकी रचना थी सीयूक की। क्या रचना थी? सीयूक की। वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था और इसकी रचना थी सीयूक की। इत्सिंग जो थी ये भी 7वीं सदी में आया था। इत्सिंग किताब का नाम याद रखिएगा, सीयूक की। पूछा गया है सीयूक की किसकी पुस्तक है जिसमें भारत का वर्णन किया गया है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में आया था और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने, गुप्त काल के कुमार गुप्त में। और अब वर्तमान में यह यूनिवर्सिटी बन गया है, नेशनल यूनिवर्सिटी, मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था और आया और भारत का वर्णन किया इसने। अलबरूनी, बताइए इतना इंपॉर्टेंट। 11वीं सदी में मोहम्मद गजनी के साथ आया। किसके साथ? मोहम्मद गजनी साथ। ये भी अरब आक्रमणकारी हैं और अरबों में लिखी गई उसकी पुस्तक का नाम क्या था? पूछा जाता है तहकीक-ए-हिंद, यानी किताबुल हिंद जो मिले। तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद, भारत की खोज भी कहीं मिल जा सकता है। प्रश्न में इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद इनके बारे में कहा जाता है अलबरूनी की किताब की तहकीकाते हिंद के बारे में, किताबुल हिंद के बारे में, कि 1888 ईस्वी में एडवर्ड सांची, कौन? एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। किसका? एडवर्ड सांची ने तहकीकाते हिंद की अनुवाद किया था इसने। अरबी लेखकों में अलबरूनी के अतिरिक्त अल-बदूरी भी आया था, सुलेमान आया था, हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन, इब्न बतूता, जिसकी किताब का नाम था रहेला। और ये एमबीटी के काल में आया था। किसी काल में? एमबीटी के काल में आया था। आ गया इब्न बतूता, बगल में जूता। इब्न बतूता, इसके द्वारा लिखी किताब का नाम है रहेला, रेहाला बोलते हैं, रेहाला। अरबी भाषा में रचित किताब थी। ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में पूरी कथा लिख दिया, सामाजिक सांस्कृतिक रचना। और किसके समय आया था? एमबीटी के समय आया था। जब आया तो एमबीटी ने इसे दिल्ली में काजी नियुक्त कर दिया और बाद में इसको चीन का राजदूत बना के उसको भेजा और वहीं से वापस लौट गया। कहाँ? इब्न बतूता। मोरक्को यात्री था। पूछा जाता है कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को यात्री, मोरक्को का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। सब पूछा जाता है किसके दरबार में, किताब का नाम क्या, किस पोस्ट पे था, कब गया चीन, सब पूछा जाता है। ये बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में भी देखेंगे कौन कौन से। तो बौद्ध साहित्य है, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो साहित्य पढ़ेंगे वहां पे, तो साहित्य यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग। तो त्रिपिटक, साहित्य ग्रंथों में बौद्ध धर्म को त्रिपिटक कहा गया है। त्रिपिटक में 3 पिटक, यानी त्रिपिटक में क्या है? पूछा गया है कि त्रिपिटक में क्या था। तो त्रिपिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया है और इसके 3 भागों में बांटा गया था। कौन? विनय पिटक, आचार विचार, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या था? संघ संबंधी आचार विचार नियम, विनय से ही है, आचार नियम। आचार मतलब आचार खाने में नहीं बाबू, अरे नियम कानून। और सूत पिटक में क्या था? धार्मिक सिद्धांत थे और धर्मोपदेश था। और वहीं अभिधम पिटक में थे दार्शनिक सिद्धांत थे। और अभिधम पिटक मोगालीपुतिस्म, तिस्म। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है, मैक्सिमम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई है। और उसमें जातकों से बुद्ध में जातक कथा होती है। तो जातक कथा में क्या था?
बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया जाता था। अब देखिए इससे प्रश्न बनते हैं कि नहीं बनते हैं, खुद देख लीजिए आप लोग। चलिए, दीपवंश महावंश, ये भी, इससे भी मौर्यकालीन जानकारी मिलती है। ये श्रीलंका के थे दीपवंश महावंश, 2 पाली ग्रंथ थे, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। एक पुस्तक देखिए नागसेन द्वारा रचित, नागसेन द्वारा, मिलिंद पन्हो, पूछा गया कितना बार, अनेकों बार, नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो, पाली भाषा में लिखा गया। इसमें क्या है, ये हिंद यवन शासक, कौन, हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में सूचनाएं मिलती है। तो पूछा जाता है कि मिनांडर्स के विषय में सूचनाएं कहां से मिलती है, तो नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो के से लिखती है, जो पाली भाषा में लिखा गया था। एक बौद्ध धर्म के हिनयान संप्रदाय, 2 संप्रदाय हुए, हिनयान और महायान, हिनयान और महायान। महायान कहने का अर्थ हुआ बौद्ध की पूजा करने लगे मूर्ति के रूप में, और हिनयान बौद्ध को अमूर्त मानने लगे। उसी में बौद्ध में हिनयान संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ था कथा वस्तु। क्या था, कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र की अनेक घटनाओं का वर्णन किया गया है। और एक पुस्तक थी महायान संप्रदाय के ग्रंथ का ललित विस्तार, एक बार नहीं अनेकों बार, एशिया का ज्योतिपुंज, ललित विस्तार, दिव्यादान। ललित विस्तार में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन और कार्यों का चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया गया है। और दिव्यादान जो था, दिव्यादान पढ़ना भी हिंदी साहित्य में लिखा था, अशोक के उत्तराधिकारी से लेके पुष्यमित्र सुंग तक के शासकों के बारे में सूचना मिलती है। ललित विस्तार तो पूछा है, इंसाइक्लोपीडिया, बुद्ध का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं, तो ललित विस्तार कहते हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य को वहां जातक कहा गया है, आगम कहा गया, और त्रिपिटक कहा गया है, आगम कहा गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और जैन ग्रंथों में नाम आता है परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र। इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है। और कलिका पुराण आदि प्रमुख है। और जैन धर्म के आरंभिक इतिहास कहां मिलते हैं, तो कल्प सूत्र में मिलते हैं। और जिसकी रचना कौन किया था, भद्रबाहु ने किया था। भद्रबाहु किसने किया था, भद्रबाहु ने किया था कल्प सूत्र रचना, जिसके आरंभिक इतिहास मिलते हैं। ये रहे साहित्य, क्या स्रोत, और साहित्य के माध्यम से जो इतिहास की जानकारी मिलती है। और इस देखिए इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब अगला देखिए, दर्शन और उनके प्रवर्तक पूछा जाता है, मैच करने को देता है। देख लीजिए प्रश्न पत्र उठा के आप लोग। चार्वाक दर्शन देखिए, डबल डबल बेचारे का कर दिया है। चार्वाक दर्शन का चार्वाक, अच्छा यहां प्रवर्तक लिखना चाहिए, बेचारा वो लिख दिया है उल्टा, यहां दर्शन, ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, यहां दर्शन कर लीजिए, यहां प्रवर्तक कर लीजिए। चार्वाक, चार्वाक योग दर्शन जो है पतंजलि योग सूत्र वाले, पतंजलि योग सूत्र। सांख्य दर्शन कपिल का था, सांख्य दर्शन कपिल का था। न्याय गौतम का था, न्याय किसका था, गौतम का था। पूर्व मीमांसा जैमिनी का, पूर्व मीमांसा जैमिनी का। और उत्तर मीमांसा बद्रनारायण का, उत्तर मीमांसा बद्रनारायण का। और वैशेषिक बोलते हैं, ये कनाद का कहें या उल्लू का कहें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए। फिर से बोलता हूं, चार्वाक दर्शन चरवाक का, योग पतंजलि का, सांख्य कपिल का, न्याय गौतम का, पूर्व मीमांस जैमिनी का, उत्तर मीमांस जो है बद्रनारायण का, वैशिक कनाद और उलूद का। ये एकदम छपा प्रश्न है, यही मैच करने को देता है। और प्रमुख यज्ञ, अच्छा यज्ञ यहीं लगा दिया, कोई बात नहीं, यहीं पढ़ लेते हम लोग। प्रमुख यज्ञ कौन कौन से थे, ये पढ़ना था ऋग्वेदिक काल में हम लोग को। चलिए इसको हम आगे जब आ गया है तो जान लेते हैं। अश्वमेध यज्ञ जो होता है काहे के लिए होता है, किस बात के लिए होता है, तो इस सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ है। यानी राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि करना होता है, तब इसको अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। इसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है, और जहां तक चला जाए ये घोड़ा वो स्वतंत्र होता है, वो सब क्षेत्र राजा का। यदि किसी ने घोड़े को रोक लिया तो युद्ध करना पड़ेगा, तब वो ये अश्वमेध यज्ञ है। राष्ट्रीय योग क्या होता है, राजा के राज्याभिषेक समय, राजा का जब राज्याभिषेक होता है उससे संबंधित होता है। और वाजपेयी यज्ञ क्या आता है, राजा जब अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है तो रथ दौड़ का आयोजन करता है,
तो उसे वाजपेयी यज्ञ बोलते हैं। अग्निष्टम यज्ञ क्या बोलते हैं? पापों के 6 स्वर की जनरल नाव के रूप में होता है। और सौत्रामणि यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति देने वाली यज्ञ है सौत्रामणि यज्ञ। और पुरुष में यज्ञ जो होता है राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ और विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान अब नहीं है ये, मगर ये ऋग्वैदिक काल में पढ़ना था, इसलिए मैं बता दिया है यहाँ पे। और इससे प्रश्न बनते हैं, मैच करने को देते हैं। अब आइए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल 3 पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो पहले पूरा पाषाण काल, मध्य और नव पाषाण काल। इंपॉर्टेंट बातें, पूरा पाषाण काल भी 3 पार्ट में, निम्न, उच्च, निम्न, मध्य और उच्च, निम्न, मध्य और उच्च, उसी की मैं बात कर लेता हूं। निम्न पाषाण काल में कैसा था, संस्कृति कैसी थी, क्या क्या लक्षण थे? तो लक्षण थे सल्क, गणासे, खंडक, उपकरण, यही संस्कृति थी उसकी। ये नहीं पूछेगा, पूछेगा ये। अब देखिए स्थल, अब देखिए यहाँ पे कहां कहां मिले हैं ये, इसके साक्ष्य कहां कहां मिले हैं। तो पंजाब में, कश्मीर में, सोहन घाटी में, सिंगरौली घाटी, देखिएगा सिंगरौली घाटी में कौन से साक्ष्य मिले हैं, किस काल के साक्ष्य, किस पाषाण काल के? छोटानागपुर, नर्मदा नदी घाटी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और ये एक बार ऐसा ही प्रश्न आया था कि हस्त कुठार एवं बटिकासम उपकरण का उपयोग किस काल में किया गया था, ये प्रश्न पूछा था। और होमो इरेक्टस अस्थि अवशेष नर्मदा कहां भी, देखिए ये पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए होमो इरेक्टस अस्थि अवशेष नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है, ये प्रश्न पूछा है ये कि किस काल का था। ये भी पूछ दिया साथ में कि किस काल का था, ये किस पूरा पाषाण काल का था। मध्य पूरा पाषाण काल, अब देखिए स्थल कौन, फलक संस्कृति थी, इसमें फलक संस्कृति थी। स्थल देखिए, स्थल पूछता है नेवासा, कहां मिलता है? नेवासा में। डिडवाना राजस्थान में। भीमबेटका, भीमबेटका कौन नहीं जानता, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, रायसेन जिले में है। और बांकुरा, पुरुलिया मिली, एक लेटेस्ट, उस समय लेटेस्ट था, जब आया तो तुरंत पूछ दिया आयोग ने। और ये आयोग कौन सा आयोग? यूपीएससी ने पूछा था इस प्रश्न को। इसमें क्या क्या मिला है? तो फलक है, बेदनी मिला है, खुरचनी मिला है और भूमबेटका से गुफा चित्रकारी मिली है। ये पूछा जाता है प्रश्न कि गुफा चित्रकारी कहां से मिलता है और किस काल का है। तो कहां से मिलता है भीमबेटका के पास? मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से गुफा चित्रकारी भीमबेटका से मिलता है। और किस काल का है? तो मध्यपुरा पाषाण काल का है ये। तो एक बार पूछा, डिस्ट्रिक्ट पूछा था, एमपी में लोग जो है डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं, यूपी में शायद पूछा था डिस्ट्रिक्ट की बार। और बी एन कनकर का नाम था, कानकर, काकनर बोलते हैं सर इनको, इन्होंने ही खोज किया था इसका, इस भीमबेटका का। अब आइए उच्च पूरा पाषाण काल, इसमें अस्थि, खुरचनी, ये सब नहीं पूछेगा, मैं बता दिया हूं साथ में। खुरचनी तछनी संस्कृति थी, ये मिला कहां कहां है? तो बेलन घाटी में पूछा जाता है कि किस घाटी में मिला है। बेलन घाटी में, छोटानागपुर बेल्ट में, मध्य भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए यहां ये प्रश्न, यहां देखिए, प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल इसी को माना जाता है। हार्पून, हार्पून ये फलक होता है, हड्डी के उपकरण कहां से किस काल से प्राप्त होते हैं? तो उच्च पूरा पाषाण काल से प्राप्त होते हैं, पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब आइए मध्य पाषाण काल पे। मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण संस्कृति थी, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा देखिए क्या, आदमगढ़ जो मिलता है वो साक्ष्य किस काल का है? भीमबेटका, यहां भी मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। बागौर राजस्थान, ये तो मैं कितना बार पूछा है, अनेकों बार। और सराय नाहर उत्तर प्रदेश, इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने की तकनीक का विकास हुआ और चंद्राकार उपकरण बने हैं। एक बार पूछा था कि सीपीसीएस में मैं देखा था
कि अर्धचंद्राकार उपकरण किस काल में बने हैं, और एक धार फलक अस्थायी निवास का साक्ष्य और पशुपालन, और 9 पाषाण काल तो भाई पूछना ही पूछना है आपको। क्या है? तो ब्रुजहोम में मिलता है, गुफर कलाम मिलता है, ये दोनों कश्मीर में पड़ता है। पूछा जाता है कि कहां पे है, किस काल का साक्ष्य है ये? लंगनाज गुजरात में, दमदमा, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देखते याद कर लीजिए, एकदम पूछेगा। स्पेशल भी पढ़ना है ना, तो स्पेशल में पूछ दे तो क्या कीजिएगा? चिरांद, देखो चिरौंद लिख दिया बच्चा को, चिरांद ये पड़ता है बिहार में, पोचमपल्ली तमिलनाडु में, और मास्की कर्नाटका में। ये साइट याद रख लीजिए, कौन कहाँ है और किस काल का है। इसमें आरंभिक कृषि संस्कृति, कपड़ा बुनने, भोजन पकाने, मृदभान निर्माण, मनुष्य अस्थायी जीवन शुरू कर दिया, पाषाण उपकरणों की शुरुआत हो गई, पॉलिश करने की, और पहिया और अग्नि का प्रचलन। कभी कहीं कहीं किसी पुस्तक में कि अग्नि का जो प्रचलन था वो मध्य पाषाण काल में देखने मिलता है, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में देखा गया है। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता पे, ये पाषाण काल, इतना ही बनते हैं प्रश्न, इससे बाहर नहीं, कथा कहानी चल रही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका विस्तार देख लीजिए। उत्तर जो विस्तार सीमा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की, वह है जम्मू कश्मीर में, मांडा जो है सिंधु स्थल जो है वहां से जम्मू कश्मीर, और इसका जो पूर्वी सीमा जो है आलमगीर है, उत्तर प्रदेश में है पूर्वी सीमा, और दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद। कलर चेंज कर लें, नहीं तो लगेगा कि सब ग्रीन ही पढ़ा रहे हैं आप, थोड़ा लर्न करें। लाल है दैमाबाद, महाराष्ट्र दक्षिणी सीमा में, और इसकी पूर्वी सीमा पूर्वी तो हो गया, पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में सुतकांडोर पूछता है ये। अब स्थल और उससे क्या क्या मिले हैं, हमने क्या कहा कि इंपॉर्टेंट बातें रिवीजन में चलती है, और वही इंपॉर्टेंट बात चल रही है। हड़प्पा स्थल, हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं कब्रिस्तान R37। ये कितना बार पूछा है, अनेकों बार, कि कब्रिस्तान R37 का खोज कहां हुआ है, कहां मिला है? हड़प्पा में। सावधान पेटिका का संग का बना बैल, स्त्री गर्भ से निकली हुई पौधा, रोता की देवी बोलते हैं इसको, गेहूं जौ के दाने, अन्नागार, स्वास्तिक चिन्ह, चक्र के साक्ष्य, सीपी का पैमाना, इतना चीज मिला है। और मिले तो बहुत है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने इसी को कवर किया है इसमें। मोहनजोदड़ो से देखिए, बृहत स्नानागार, जहां स्नान करते हैं जाके, बरका बना दिया एकदम, बरका सा। मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहां पे, कांसे की नर्तिका की मूर्ति पूछा गया है, राजमुद्रांक, मुद्रा पे अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, इसी से लगाते हैं अंदाज लोग मूर्ति पूजा का साक्ष्य। सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, कुम्हकारों के 6 भट्टे के अवशेष, और मिट्टी के तराजू, और सबसे बड़े ईंट का साक्ष्य जो मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। इतने साक्ष्य मिले तो बहुत से हैं, मुझे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रट लीजिए। आते हैं हड़प्पा से एक सवाल। चाणूद्रो अलंकृत हाथी, वर्गाकार ईंटें पूछा गया 2 बार 3 बार, कंघा, और जो महिलाएं लगाती हैं लिपस्टिक वो भी मिल गया है। देख रहे हैं उस समय की महिलाएं भी शौकीन थी, कम नहीं थी। 4 पहियों वाली गाड़ी और अलंकृत हाथी, वो डबल हो गया, कोई बात नहीं, काट लीजिए। और मनके बनाने के कारखाने, मनके मिले हैं कहां से? चाणूद्रो से मिले हैं। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेके आया हूं, बहुत से हमने क्या बोला कि साक्ष्य बहुत से मिलते हैं, मगर जो पूछने जाने संभावना है, जो पूछा गया है उसी को लेके आया हूं मैं। कालीबंगा,
कालीबंगा से आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं, जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांच और मिट्टी की चूड़ियां भी खनक रही है। पहना दो मुझे हरी हरी चूड़ियां, वही वाला हाल है। सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, मानिक के मिट्टी के मन के, बेलनाकार मोहरे, जूते हुए खेत के साथ तो कितना बार पूछा, अनेकों बार पूछा इसने, कहां से मिला है। मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधियां जो है कालीबंगा से मिला है। लोथल, वो मिला है बंदरगाह, लोथल का बंदरगाह अनेकों बार, कहां से मिला है, हड़प्पा कालीन सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहां था, लोथल था। और लोथल में राष्ट्रीय विरासत स्थल भी बन रहा है, करंट का बता दिए, राष्ट्रीय विरासत स्थल भी बन रहा है। राष्ट्रीय विरासत कोई एकेडमी बना रहा है लोथल में ही। चावल के साक्ष्य मिले धान में, बाजरे के साक्ष्य, फारस की मोहरें मिली है, 3 युगल समाधियां मिली है, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे के कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र, इतने चीज मिले हैं लोथल से। सोतकोटदा से क्या मिले हैं, तो घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है, कहां, सोतकोटदा से। बनावली से क्या मिला है, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने अनेकों बार, जौ और तांबे के बनार्ग, ये मिले हैं बनावली से। हड़प्पा से देखिए, अच्छा ये उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं, ये साक्ष्य है वो मैं पहले पढ़ा दिया। अब हड़प्पा किस नदी किनारे है, इसके उत्खनन किसने किया था और वर्तमान स्थिति किस जिले में है, ये भी पूछता है। सुन लीजिए, अब हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे पे बसा हुआ है और दयाराम साहनी ने इसकी शुरुआत की, खोज की। ईयर तो कभी कभी पूछता है, 26-27 से 33-34 तक इन्होंने किया। बाद में माधोराव वत्स के निर्देशन में इसकी खुदाई शुरू हो गई और ये पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला में पड़ता है। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे पे है। राखलदास बनर्जी इसके खोज करता है, यानी उत्खनन करता है और सिंध प्रांत के लकराना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। ये चानंद्रो सिंधु नदी पे, अर्नेस्ट मैके इसके उत्खनन करता है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। थोड़ा जल ले लूं मैं। कालीबंगा घग्घा नदी पे बीबी लाल एवं बीके थापर, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। कोटजीजी सिंधु नदी पे, फजल अहमद खां पाकिस्तान का सिंध प्रांत। रंगपुर भादर नदी पे एस आर राव गुजरात का अहमदाबाद जिला। रोपर सतलज नदी पे यगदत्त शर्मा खोज करता है, इसके उत्खनन करता, पंजाब का रोपर जिला। लोथल भोगवा नदी पे अनेकों बार, एस.आर. राव गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर हिंडन नदी पे खोज कौन किया, यगदत्त शर्मा, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। अनेकों बार पूछा है प्रश्न। सुतकांडोर दासक नदी पे खोज कौन, आर्यन स्टाइन, कहीं स्टेन मिलते हैं कहीं स्टाइन मिलता है। पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे। बनावली हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी पे। आर.एस. बिष्ट हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हो चुका है, इसलिए इसको रट लीजिएगा। धौलावीरा जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट गुजरात का कच्छ जिला में है। अब यह है, इतने प्रश्न पूछते हैं सिंधु सभ्यता से मैच करने को। कभी कभी प्रश्न जो देते हैं पतन, और पतन के कारण में कौन विद्वान क्या बताया, तो गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर किसके, सिंधु सभ्यता के पतन संबंधी विद्वानों के मत। तो गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर उन्हें कहा कि बाह्य और आर्य आक्रमणों से हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस राव बताया था बाढ़ के कारण हुआ है। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव ने।
आर्नस्टाइन और अमरनाथ घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन से हुआ है। एम आर साहनी ने कहा कि भूतात्विक परिवर्तन से हुआ है या जल प्लावन से हुआ है ये। और जॉन मार्शल ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता से हुआ है ये। और कीवार केनेडी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है, यानी मलेरिया महामारी के कारण हुआ है। पतन से प्रश्न पूछे थे एक बार। और ऋग्वेदिकालीन नदियां, देखिए एक बार प्रश्न पूछा नदियों के बारे में, प्राचीन नाम और अभी वर्तमान में नाम क्या है पूछ दिया था उसने। तो परोसनी नदी जो है रावी नदी को बोलते हैं आधुनिक नाम। शत्रुदी बोलते हैं सतलज नदी को, किसको? सतलज नदी को। अस्कनी बोलते हैं चिनाब नदी को या चिनाब नदी को। बितिस्ता बोलते हैं झेलम नदी को। और बिपाशा बोलते हैं ब्यास नदी को। गोमती गोमल बोलते हैं कुंभा या कुंभा काबुल नदी को। ना आधुनिक नाम काबुल नदी, आधुनिक नाम है ये। सदानीरा गंडक नदी को बोलते हैं। कुमू बोलते हैं वर्तमान में कुरुम नदी को। और सिंधु को इंडस बोला गया है ये। एक प्रश्न यहां भी है ऋग्वेदिक कालीन से, दशराग युद्ध बहुत पूछा गया है। कौन? दशराग युद्ध। कि दशराग युद्ध जो था क्या था और किस नदी किनारे हुआ था? 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ दशराग युद्ध। ये परोसनी रावी नदी के तट पे हुआ था और भरत वंश के राजा सुदास लड़े थे इसमें। और 10 जनों यानी 5 आर्य 5 अनार्य के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में अंत में राजा सुदास विजयी हुए थे। और इस युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है इसका। मिताक्षरा और दया भाग ये भी पूछा गया है कि मिताक्षरा के लेखक कौन थे? तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, इस ग्रंथ की रचना कौन के थे? विज्ञानेश्वर किए थे। और दया भाग के जमुतवाहन ने किया था। और इसमें एक बार प्रश्न पूछा यूपीएससी में ही शायद 21 या 22 में कि इसमें बाहर में कुछ स्टेटमेंट दे दिया, 2-3 पूछ दिया था। तो हमने इसमें लिख डाला। इसमें कोई बात नहीं, पढ़ जान लीजिए एक बार कि इसके अनुसार मिताक्षरा के अनुसार पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति पर अधिकार माना गया है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सॉरी और 2005 में संशोधन का आधार ग्रंथ है। उसी तरह दया भाग जो है जिसमें पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र की संपत्ति पर अधिकार माना गया है। मैं आपसे पूछेगा बस इसका रचनाकार, तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर और दया भाग जमुतवाहन। 16 संस्कार के बारे में पूछता है कि 8वें नंबर का संस्कार कौन है? तो पहला है गर्भधान, महिला जब गर्भधान करती है तब पहला संस्कार हो गया। सीमंतोनयन, अरे उल्टा हो गया, पुष्पवन, फिर सीमंतोनयन, जात क्रम उनका, फिर जब जन्म लेगा तो नामकरण होगा उसका, निष्क्रमण होगा, अन्नप्राशन खिलाया जाएगा उसको, चूड़ाक्रम होगा, कान छेदा जाएगा, कनभेद, विद्यारंभ करेगा, फिर उपनयन संस्कार होगा उसका, फिर वेद आरंभ करेगा, पढ़ना आरंभ करेगा मतलब कि शांत या गोदान करेगा होगा, फिर समावर्तन प्रणाली होगी, विवाह हो जाएगा और विवाह के बाद उसकी मृत्यु होगी तो अंत्येष्टि हो जाएगा। और 3 युगल समाधान की जो साक्ष्य मिला है वो लोथल में मिला है। विवाह के 8 प्रकार पूछा था कि 8 प्रकार कौन कौन विवाह के हैं, जिसमें 4 विवाह को प्रशंसनीय विवाह माना गया है और 4 को निंदनीय माना गया है। प्रशंसनीय विवाह कौन कौन? तो ब्रह्म विवाह को प्रशंसनीय माना गया है क्योंकि जब कन्या व्यस्त हो जाती है तो उनके माता पिता द्वारा योग वर खोज कर शादी कर दिया जाता है। फिर देव विवाह, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का शादी कर दिया जाता है। आर्ष विवाह यानी कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह। और प्रजापत्य विवाह जो वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर शादी कर लेता है। यह प्रशंसनीय विवाह है। मगर जो निंदनीय विवाह है वह आसुर विवाह, असुर विवाह बोलते हैं। कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का क्रय कर लेना। गंधर्व विवाह, ये कन्या पुरुष प्रेम करता है और कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कर लेता है, ये गंधर्व विवाह निंदनीय विवाह होता है। आजकल प्रेम ग्रंथ, प्रेम कथा जो चलता है बच्चों के बीच में, फोन पर रात भर चटियाते हैं व्हाट्सएप पे, फोन कॉलिंग, वही गंधर्व विवाह है। पैशाच विवाह, सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास करना, यह भी गलत बात है। और राक्षस विवाह,
बलपूर्वक कन्या को छीनकर विवाह कर लेना, यह भी गलत बात है। सवाल कैसे पूछेगा? प्रशंसनीय विवाह कौन कौन है, ब्रह्म विवाह में कौन कौन, देव विवाह में कौन कौन, मैच करने को देगा ऐसे। अब वेद और पुरोहित। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्रु कहते हैं, होत्रु, और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता बोलते हैं, यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्यु बोलते हैं, अथर्ववेद के ब्रह्म बोलते हैं। पूछा जाता है, मैच करने को देता है ये। अब ऋग्वेद, ये ऋग्वेद के बारे में सुन लीजिए। ये इसका कालक्रम जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। ये सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद एक ऐसा वेद जो ऋचाओं में बद्ध है, और इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,508 ऋचाएं हैं। और वेद के पढ़ने वाले को जो पुरोहित होते हैं होत्रु कहते हैं। और ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में, लेटेस्ट सबसे नया मंडल जो है पहला और 10वां मंडल है। पूछा जाता है सब, कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, कौन इसके गुरु हैं, ऋषि हैं। पहला 10वां मंडल सबसे नया मंडल है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता की चर्चा की गई है, जिसमें सविता को समर्पित है। इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, पूछा गया अनेकों बार। 9वें मंडल में है सोम देवता की चर्चा की गई है, सोम का उल्लेख है। और 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज, यानी ऋग्वेद में के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण यानी किसका? चारों समाज जो है, आज का समाज जो है उसकी चर्चाएं की दी गई थी, 4 जातियों की चर्चाएं। और ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, अत्रय और कौस्तकी है अथवा संख्यायन। पूछा गया है ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन? अत्रय और कौस्तकी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक माने यूनेस्को जो द्वारा है, ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल कर लिया गया है। ये भी याद रखिएगा कि किस वेद को विश्व मानव धरोहर की साहित्य में शामिल किया गया है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन किया गया है। यही कहानी से कर्मकांडीय वेद कहा गया है। पूछा गया जाए तो कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। इसमें गद और पद दोनों में लिखा गया है ये यजुर्वेद। इसके 2 भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कौन कौन? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में लिखा गया है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। यही इतने पूछता है इसमें। देखिए भाइयों, यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु बोलता है। क्या है? अध्वर्यु बोलते हैं। और यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कौन थे? कठोपनिषद पूछा जाता है, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रेय उपनिषद इसके उपनिषद हैं। और इसके अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। किसका? यजुर्वेद का, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रेय ब्राह्मण। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। जो पूछा जाता है वहीं लाया गया है इसमें। देखिए अगला, सामवेद। साम का अर्थ होता है गान, यानी इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होगा, उसे सामवेद बोलते हैं। नहीं, भारतीय संगीत का जनक इसी वेद को बोला जाता है, जिसमें सारे गामा पधनी की उत्पत्ति से हुई है। इसमें 875 ऋचाएं हैं। और इसमें सामवेद में मंत्रों के गाने वाले को उद्गाता कहलाता है, जो मुख्यतः सूर्य स्तुति मंत्र है। इसके उपनिषद कौन है? छांदोग और जैमिनी उपनिषद है। कौन? छांदोग और जैमिनी। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण है। कौन ब्राह्मण ग्रंथ? 25 और 26 ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्व या अंगिरस ऋषि द्वारा किया गया था, इसीलिए अथर्ववेद कहा गया है। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू मंथन का अनेक विषयों का वर्णन किया गया है। और इसका एकमात्र ग्रंथ है, पूछा जाता है, वह गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? तो अथर्ववेद का है।
और इसका उपनिषद है मांडुकोपनिषद, जिसमें मांडुकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक, मुंडको और प्रश्नोपनिषद, और मुंडकोपनिषद में ही मुंडकोपनिषद में ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसमें सभा समिति की 2 प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये भी जिक्र किया गया है। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। वही है ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद। क्या है? संहिता के पश्चात ब्राह्मण आए, उसका अरण्यक क्या है, फिर उपनिषद आए। उत्तर वैदिक काल में समाज संस्कृति विषय में जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं का व्याख्या के लिए गद्य में लिखा गया है। ये सब देखिए। अब यहां पर आइए, ऋग्वेद के कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ? ऐत्रेय कोष्ठकी ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, ये सब पर चला जाएगा। अजुर्वेद के कौन? शतपथ और तैत्तिरीय। और सामवेद के कौन कौन? पंचविश और षड्विश। और अथर्ववेद के एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। वेदांग, वेदांग से प्रश्न पूछते हैं। वेदांग को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है, जिसमें शिक्षा, कितने वेदांग? 6 वेदांग। शिक्षा यानी उच्चारण विधि, ज्योतिष मैच करने दिया है, ज्योतिष भागफल, कल्प यानी कर्मकांड, व्याकरण यानी शब्द व्युत्पत्ति, और निरुक्त यानी भाषा विज्ञान, अर्थात छंद यानी, छंद को चतुष्पदी श्लोक बोलते हैं। यह वेदों के शुद्ध उच्चारण करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया था, जिसमें स्रोत सूत्र, गुरी सूत्र और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञीय विधि कर्मकांड के बारे में जानकारी मिलती है। ये याद रखिएगा मैच करने को। शिक्षा किसके लिए? उच्चारण के लिए, ज्योतिष भागफल के लिए, कल्प कर्मकांड के लिए, व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति के लिए, निरुक्त भाषा विज्ञान के लिए, छंद चतुष्पदी श्लोक के लिए है। चलिए आज इतना ही। कल फिर क्लास में, मैं कल क्लास में क्या हूं, कल क्लास में जो है अगला नेक्स्ट क्लास नहीं करने का था, उसमें प्राचीन भारत के बाकी बचे टॉपिक यानी पूरे गुप्तोत्तर काल तक समाप्त कर दिए जाएंगे। यानी इतने से इंपॉर्टेंट से 3 से 4 प्रश्न नम कंफर्म प्राचीन भारत के। ये क्विक रिवीजन है, इसलिए तेजी में पढ़ाया जा रहा है। चलिए बातें नहीं करेंगे ज्यादा, टाइम कम है, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन बैंक जरूर देखते रहिए, करंट रिवीजन करते रहिए, और साथ ही साथ मेरे साथ बने रहिए हिस्ट्री के रिवीजन के लिए, क्योंकि 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस साथ ही जय हिंद, जय भारत साथियों।